हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से किसे रोकड़ तुल्य यानी कि जो कैश इक्विवेलेंट राशियाँ होती हैं उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है नकद जमा यानी कि कैश डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, प्राप्त लाभांश या अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ। तो भाई जो प्राप्त लाभांश होता है उसको हम रोकड़ तुल्य राशियों में शामिल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। जो रोकड़ प्रवाह विवरण का संबंध किस लेखा मानक से है? लेखा मानक मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ICAI ने लेखा मानक 3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 निर्गमित किया था। कब निर्गमित किया था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1981 में। चौथा क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार के वित्तीय नियोजन के लिए बनाया जाता है? तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अल्पकालीन, दीर्घकालीन या मध्यकालीन, तो ये अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दीर्घकालीन के लिए नहीं बनाया जाता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से रोकड़ का स्रोत क्या है? माल का नकद विक्रय करना, बैंक में नकद जमा करना, बैंक से नकदी निकालना या अल्पकालीन विनियोगों का विक्रय करना। तो रोकड़ का स्रोत कौन सा बनेगा? माल का नकद विक्रय। अगर आप माल को नकद बेचेंगे तो आपका रोकड़ का स्रोत बनेगा। आगे चलते हैं, निम्न में से रोकड़ का स्रोत नहीं है। अंशों का निर्गमन करना, भवन का क्रय करना, संपत्ति का विक्रय करना या लाभांश की प्राप्ति करना। तो भाई लाभांश की प्राप्ति तो पहले से ही नहीं था। ठीक, रोकड़ का स्रोत कौन सा नहीं है? तो अंशों को निर्गमित करके पैसा ले लेते हैं हम, संपत्तियों का विक्रय करके ही पैसा ले लेते हैं हम, लाभांश की प्राप्ति से ही पैसा मिलेगा। लेकिन भवन का जो क्रय करोगे आप, तो आप पे पैसा नहीं आएगा, जाएगा उल्टा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संचालन क्रियाकलाप नहीं है। संचालन क्रियाकलाप का मतलब हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? जो व्यापार को चलाने में मदद करती है। नकद विक्रय, नकद क्रय, लेनदारों को भुगतान या ख्याति का क्रय। तो भाई देखो, एक क्रय विक्रय जो होता है ये तो ऑपरेटिंग ही रहेगा। ठीक है, क्रय विक्रय भी किस चीज़ का? माल का। अगर क्रय विक्रय होगा संपत्तियों का तो ये ऑपरेटिंग में नहीं आएंगी, ये बात भी ध्यान रखना। तो यहाँ ख्याति का क्रय जो है इसका उत्तर होगा, ये संचालन क्रियाकलाप में नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निवेश क्रियाकलाप नहीं है। निवेश यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है? भवन का विक्रय, विनियोग का क्रय, कार्यालय व्यय का भुगतान या ख्याति का क्रय। तो इसका उत्तर होएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा नहीं आएगा? देखो, जैसे भवन विक्रय है, भवन को बेचना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। विनियोग का क्रय करना यानी कि इन्वेस्टमेंट परचेस करना, ये भी होगी। कार्यालय व्यय का भुगतान, भाई ये जो है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर इसे ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है। कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है? सबसे पहले नंबर पर समता अंशों का निर्गमन, दीर्घकालीन ऋणों का ब्याज, ऋण पत्रों का शोधन या देनदारों से प्राप्त राशि। तो यहाँ पर जो आएगा देनदारों से प्राप्त राशि आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो देनदार हैं, जो पैसा हमें दे रहे हैं, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग है। ठीक, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समता अंशों का निर्गमन करोगे आप, उनसे पैसा मिलेगा। ठीक, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज, तो ये तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, लोन वगैरह हो गया या आपका शेयर इशू हो गया, ये सब क्या हो गया?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। लेकिन देनदारों से प्राप्त राशि ये क्या होएगा आपका, ऑपरेटिंग में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं। यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 6,000 रुपये है, यानी कि नेट प्रॉफिट, और प्रारंभिक व अंतिम रहतिया 1,000 और 2,000 है, तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा। तो भाई इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक तो आप जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं। तो 6,000 में ओपनिंग स्टॉक जोड़ लिया आपने 1,000 का, 7,000 हो गए। और क्लोजिंग स्टॉक 2,000 का घटा लिया, कितने बच गए, 5,000 बच गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 70,000 है तथा वर्ष के दौरान प्राप्य विपत्र 10,000 के हैं से कम हो गए, तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा। देखिए शुद्ध लाभ 70,000 का है और वर्ष के दौरान प्राप्य विपत्र यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल है वो 10,000 से कम हो गए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रोकड़ प्रवाह कितना होगा। देखिए जो 10,000 से कम हुआ है, इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 70,000 की जगह 80,000 होगा, तभी तो 10,000 कम हो गई है। तो 70 में 10 जोड़ लेंगे, 80,000 आ जाएगा, कम हुआ है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से गणना की जाती है, तो निम्न में से किसे नहीं जोड़ा जाता है। किसे नहीं जोड़ा जाता है, लेनदारों में वृद्धि को, रहतिया के मूल्य में कमी को, रहतिया के मूल्य में वृद्धि को, या बकाया व्ययों में वृद्धि को। देखिए लेनदारों में वृद्धि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो है क्या होगी, जोड़ी जाएगी। रहतिया के मूल्य में कमी जोड़ी जाएगी। रहतिया के मूल्य में वृद्धि नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये तो भैया जब रहतिया के मूल्य में यदि वृद्धि हुई है तो इसका मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो पैसा है वो क्या हुआ है, कम हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जब परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है तो निम्न में से किसे नहीं घटाया जाता है। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है तो निम्न में से किसे नहीं घटाया जाता है। तो यहाँ पर आई थी रहतिया के मूल्य में वृद्धि, और यहाँ आएगी देय विपत्रों में वृद्धि, यानी जो वृद्धि होती है उसे घटाया नहीं जाता है। ये बात आप समझिएगा, समझ रहे हो। देय देनदारों में वृद्धि को, देय विपत्रों में वृद्धि को, देय विपत्रों में कमी को, रहतिया के मूल्य में कमी को, देय विपत्रों में वृद्धि को नहीं घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखा मानक 3 के अनुसार, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार चुका गया गया कर शामिल होगा। जो टैक्स आप पे करते हैं वो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 15, यदि वर्ष में कमाया हुआ लाभ 4,000 है और लेनदारों में 10,000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो संचालन से रोकड़ होगी, संचालन से रोकड़ होगी। जो प्रॉफिट कमाया है वर्ष में वो 4,000 रुपये कमाया है और लेनदारों में 10,000 की वृद्धि हो गई है। तो ये एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है भाई, इसको आप देख लेना खुद से, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसका आंसर 5,000 दे रखा है। या तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये 10,000 की जगह हो सकता है 1,000 रुपया हो। ठीक, तो अगर 1,000 होगा तो 4,000 में 1,000 जुड़ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं।
पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनकी राशि में वृद्धि हो रही है, तो यानी कि रोकड़ में कमी हो रही है भाई। समझ गए? क्यों कमी होगी? क्योंकि आपने पहले से ही पैसा दे रखा है, तो आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा। देनदारों की राशि में कमी से रोकड़ में परिवर्तन होगा। यदि देनदार की राशि में कमी होगी तो रोकड़ में क्या होगा परिवर्तन, उसमें रोकड़ में वृद्धि होगी, कैश बढ़ेगा आपका। जब आपके देनदार कम होंगे, यानी आपका उधार पैसा कम होगा, तो आपका रोकड़ बढ़ेगा। बात समझने की है। आगे बढ़िए। यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 5,000 है तथा चालू संपत्तियों में वृद्धि तथा कमी 2,000 और 1,000 की है, तो संचालन से लाभ होगा। वृद्धि तो है 2,000 की, ठीक, और कमी कितने की है भाई? कमी है 1,000 रुपये की। तो वृद्धि को तो आप घटाओ, ठीक। 5,000 में से 2,000 घटा दिए, कितने बच गए? 3,000। और कमी को जोड़ दो आप, तो 4,000 रुपये आ गया। क्यों भाई ऐसा क्यों करा? वृद्धि को क्यों घटाया और कमी को क्यों जोड़ दिया? भाई वृद्धि को इसलिए घटाया क्योंकि वृद्धि का मतलब ये है कि पैसे बड़े हैं हमारे 2,000, तो ये बड़े हैं 5,000 में ही है शामिल। तो 5 में से 2 घटा दिए, कितने बचे? 3। और ये जो कमी है 1,000 की, ये भी इसमें से दी गई है, यानी कि इसमें से निकला हुआ है ये। तो निकला हुआ है तो इसे जोड़ दो, 3 और 1 4। आगे 19वां क्वेश्चन है। ब्याज भुगतान दर्शाया जाता है परिचालन क्रियाओं में, विनियोजन क्रियाओं में या वित्तीय क्रियाओं में। भाई ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है ब्याज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 19, और ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको इन्हें देख लेना है। अगले टॉपिक में अगली वीडियो बना करके आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।